नमस्कार, नेक्स्ट आइज हिंदी के एचओडी अंक में आपका स्वागत है। आइए आज की पहली न्यूज के ऊपर चर्चा करते हैं। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था अपने पेज नंबर 8 पर और ये आईआर सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि मोदी फर्स्ट इंडियन पीएम टू विजिट गुयाना इन 56 इयर्स, सिग्नेचर 10 पैक्ट टू एक्सपेंड टाइज। भारत और गुयाना ने हाइड्रोकार्बन डिजिटल भुगतान प्रणाली, फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा एवं कृषि सहित जैसे प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए 10 समझौतों पर सिग्नेचर किए। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली के बीच वार्ता के बाद समझौते को अंतिम रूप दिया गया। उल्लेखनीय समझौते में गुयाना में भारत के यूपीआई को लागू किया जाना, प्रशिक्षण और स्कॉलरशिप के माध्यम से गुयाना की सैन्य क्षमता में योगदान और डोनियर विमान देने का प्रावधान शामिल है। यहाँ भारत एक डोनियर विमान देगा गुयाना को। दोनों देश एग्रीकल्चर सहयोग का विस्तार करने पर भी सहमत हुए हैं, जिसमें भारत गुयाना में खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के लिए बाजरा के बीज की सप्लाई करेगा। याद रखिएगा, भारत मोटा अनाज डिकेड मना रहा है, मोटे अनाजों का दशक मना रहा है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोटे अनाज से जुड़ा हुआ क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है। मोटे अनाज में खास करके बाजरा को आप देख लीजिएगा कितने टेम्परेचर में उगाया जाता है और किस तरह की मिट्टी में ये बाजरा उगता है, इसको पूरा तैयार कर लीजिएगा ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अतिरिक्त भारत सस्ती दवाओं को सपोर्ट करने के लिए गुयाना में एक जन औषधि केंद्र भी स्थापित करेगा। इंपॉर्टेंट न्यूज है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि पिछले 56 सालों में कोई भारत का पहला प्रधानमंत्री गुयाना में विजिट किया है। आप जानते हैं कि जब भी कोई पहली होती है तो वो यूपीएससी के लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्वेश्चन बन सकता है। इसलिए आप गुयाना के मैप को अच्छी तरह से देख लीजिएगा, उससे लगने वाले देशों को देख लीजिएगा, वहां की ज्योग्राफी को देख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था अपने पेज नंबर 8 पर और ये आईआर सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया एग्री ऑन टाई अप इन क्लीन एनर्जी, पुश फॉर ट्रेड पैक्ट। भारत और ऑस्ट्रेलिया रिन्यूएबल एनर्जी यानी अक्षय ऊर्जा साझेदारी पर सहमत हुए हैं और एक सेका आप जानते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट होता है की दिशा में काम कर रहे हैं। ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच बैठक के दौरान इसकी घोषणा की गई। अब बात करते हैं मुख्य बिंदुओं की। रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप की बात की गई है, उसकी पहले बात कर लेते हैं। इसमें सौर ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, ऊर्जा भंडारण और संबंधित निवेश पर ध्यान केंद्रित करना है। मुख्य बिंदुओं में दूसरा होगा डिफेंस और सिक्योरिटी का। हिंद प्रशांत क्षेत्र में संबंधों को मजबूत करना एवं सहयोग बढ़ाना शामिल है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी आर्थिक सहयोग को भी शामिल किया गया है। वर्ष 2022 में हस्ताक्षरित ECTA यानी इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट यानी आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर बिल्डिंग पिछले 2 वर्षों में आपसी व्यापार में 40% की वृद्धि के साथ इस बात को बढ़ाया गया है। और सेका यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट जो कि एक महत्वाकांक्षी और पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते का लक्ष्य रखा गया है। दोनों के बीच ट्रेड को बढ़ाने की बात की गई है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था अपने पेज नंबर 7 पर और ये साइंस एंड टेक सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि इन स्पेस लुकिंग एट प्राइवेट प्लेयर्स इन ग्राउंड सेगमेंट, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर प्राइवेट प्लेयर यानी निजी लोगों को या निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र के ग्राउंड सेगमेंट में प्रवेश करने की अनुमति देने के तरीकों की खोज कर रहा है, जो ग्राउंड स्टेशन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए आवश्यक है। GSAAS यानी ग्राउंड स्टेशन एज अ सर्विस मॉडल जो सैटेलाइट कंट्रोल, टेलीमेट्री, ट्रैकिंग और स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस जैसी सेवाएं प्रदान करता है। वर्ष 2023 तक 30% से बढ़ाकर 0.14 अरब डॉलर से लेकर 2.5 अरब डॉलर होने की उम्मीद है। यह वर्ष 2033 तक भारत में अपने वैश्विक वाणिज्यिक अंतरिक्ष बाजार में हिस्सेदारी को 2% से बढ़ाकर 8% तक करने के लक्ष्य के अनुरूप है, जो वैश्विक वाणिज्यिक अंतरिक्ष बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के भारत के लक्ष्य के भी अनुरूप है। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट यानी लाभ क्या हो सकता है। साझा ग्राउंड स्टेशन, कॉस्ट बेनिफिट, संसाधन अनुकूलन, बढ़ी हुई सेवा कवरेज और कोलैबोरेटिव इनोवेशन यानी सहयोगी नवाचार प्रदान करते हैं। चुनौतियां क्या हो सकती हैं? देखिए, पहली चुनौती तो यह है कि रेगुलेशन की कोई क्लैरिटी नहीं है, कैसे इसको रेगुलेट किया जाएगा इसकी कोई बात नहीं की गई है। उच्च सेटअप कॉस्ट होगी, यहाँ पे इसको सेटअप करने की लागत बहुत अधिक हो सकती है और लाइसेंसिंग की समस्या हो सकती है। लाइसेंसिंग को कैसे रेगुलेट किया जाएगा, स्पेक्ट्रम मुद्दे और ऑन बोर्ड सैटेलाइटिंग ऑपरेटर जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को पीआईबी ने कवर किया था और ये आईआर सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि द सेकेंड इंडिया जापान ज्वाइंट सर्विस स्टाफ टॉक्स कंक्लूड इन न्यू दिल्ली। दूसरी JSST यानी इंडिया जापान ज्वाइंट सर्विस स्टाफ टॉक्स यानी भारत जापान संयुक्त सेवा स्टाफ वार्ता 20 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में संपन्न हुई, जिसमें उनकी विकसित होती डिफेंस पार्टनरशिप के प्रमुख घटकों के रूप में स्पेस, साइबर टेक्नोलॉजी में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। भारत के एयर वाइस मार्शल प्रशांत मोहन और जापान के मेजर जनरल मिनामिकावा नोबुताका की सह अध्यक्षता में हुई वार्ता में मौजूद रक्षा जुड़ाव को मजबूत करने और सहयोग के लिए क्षेत्रों की खोज पर ध्यान केंद्रित किया गया। दोनों देशों ने सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति सुनिश्चित करने में अपनी साझेदारी के महत्व पर प्रकाश डाला। JSST यानी इंडिया जापान ज्वाइंट सर्विस स्टाफ टॉक्स उच्च स्तरीय परिचालन चर्चाओं के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है, जो भारतीय और जापानी सशस्त्र बलों के बीच घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा देता है। बैठक ने उनकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी पार्टनरशिप को मजबूत किया। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को पीआईबी ने कवर किया था और ये गवर्नेंस सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने 19 सितंबर 2024 को भारत जल सप्ताह 2024 के समापन समारोह के दौरान नवविकसित भू नीर पोर्टल का डिजिटल रूप से शुभारंभ किया। अब बात कर लेते हैं भू नीर पोर्टल की। भू नीर एक एडवांस पोर्टल है जिसे जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत CGWA यानी सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के सहयोग से देश भर में भू जल रेगुलेशन में सुधार के लिए विकसित किया। यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है आपको स्टेटमेंट फॉर्म में कि भू नीर पोर्टल किस संगठन के अंतर्गत ये संचालित होता है, तो यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। वो है जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। यह पोर्टल भूजल संसाधनों के प्रबंधन और रेगुलेशन के लिए वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा, जिसका उद्देश्य ग्राउंड वाटर उपयोग में ट्रांसपेरेंसी, इफिशिएंसी एंड सस्टेनेबिलिटी सुनिश्चित करना है। यानी भूजल उपयोग में पारदर्शिता, दक्षता और स्थिरता को सुनिश्चित करना है। इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको अच्छे से कवर कीजिएगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को पीआईबी ने कवर किया था और ये साइंस एंड टेक सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने AMR यानी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से निपटने के लिए विकसित भारत के पहले स्वदेशी एंटीबायोटिक नेफिथ्रोमाइसिन को लॉन्च किया। CABP यानी कम्युनिटी एक्वायर्ड बैक्टीरियल न्यूमोनिया का इलाज करता है, जो विशेष रूप से दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया के खिलाफ प्रभावी है। अब बात करते हैं इसके प्रभावकारिता की। एजिथ्रोमाइसिन जैसे मौजूदा एंटीबायोटिक्स की तुलना में 10 गुना अधिक प्रभावी सामान्य और असामान्य दोनों तरह के रोग जनकों को लक्षित करता है। अब बात करते हैं इसके डेवलपमेंट यानी विकास की। 14 वर्षों के रिसर्च और 500 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट है कि यूएस, यूरोप और भारत में क्लिनिकल ट्रायल्स के साथ ये विकसित हुआ है। अब बात करते हैं कौन इसको अप्रूवल देगा। CDSCO यानी सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन अंतिम रूप से इसको स्वीकृति देगा, उसकी प्रतीक्षा चल रही है। अब क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है कि भारत में अप्रूवल कौन देता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। इस संगठन को CDSCO सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 8 पर और ये गवर्नेंस सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि हाउ डज विद्या लक्ष्मी डिफर फ्रॉम अदर स्कीम। विद्या लक्ष्मी योजना की चर्चा हम लोग पिछले अंकों में कर चुके हैं, लेकिन आज के देखते हैं क्या लेटेस्ट न्यूज है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हायर एजुकेशन प्राप्त करने वाले मेधावी छात्रों को कोलेटरल फ्री, गारंटर फ्री लोन प्रदान करने वाली पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है। पहले इसकी घोषणा की गई थी, अब इसको मंजूरी मिल गई है। इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है, इसलिए इसको अच्छे से कवर कीजिएगा। यह योजना NIRF यानी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा रैंक किए गए 860 संस्थानों में दाखिला लेने वाले छात्रों को कवर करती है। अब यूपीएससी यहाँ पे स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन आपसे पूछ सकती है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 860 संस्थान, 960 संस्थान या 760 संस्थान, कंफ्यूज मत होइएगा, 860 संस्थान हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी, आखिर कौन से छात्र ये, किस तरह के छात्रों को ये मिलेगी। 22 लाख छात्र जिनमें 8 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवारों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसका बेनिफिट क्या होगा, क्या लाभ मिलेगा। 1 लाख छात्रों के लिए मोराटोरियम पीरियड यानी स्थगन अवधि के दौरान 10 लाख रुपए तक के लोन पर 3% की इंटरेस्ट की सहायता दी जाएगी, छूट दी जाएगी। और किनको प्रेफरेंस दिया जाएगा उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, इसमें टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्सेज यानी
तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का विकल्प चुनने वाले सरकारी संस्थानों के छात्रों को दी जाती है, उनको वरीयता दी जाती है। और इसका व्यापक कवरेज ये है, इसमें कास्ट के बावजूद मिडिल इनकम ग्रुप फैमिली को शामिल किया गया है। ये इंपॉर्टेंट बात है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था और अपने पेज नंबर 12 पर कवर किया था और इन्वायरमेंट सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि प्लेनेटरी क्राइसिस पुट्स चिल्ड्रन एट रिस्क, यूनिसेफ रिपोर्ट। यूनिसेफ स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2024 रिपोर्ट में हाई रिस्क वाले देशों में रहने वाले लगभग 1 अरब बच्चों पर जलवायु और एनवायरनमेंट संकटों से गंभीर प्रभाव पर प्रकाश डाला गया है। अब बात करते हैं इसके मुख्य बिंदुओं की। जलवायु और पर्यावरण संबंधी खतरे, जलवायु अस्थिरता, जैव विविधता का पतन और बढ़ता हुआ प्रदूषण, बच्चों के विकासशील शरीर इन खतरों के प्रति विशेष रूप से सेंसिटिव यानी संवेदनशील होते हैं। एयर पोल्यूशन, बढ़ते टेम्परेचर और एक्सट्रीम वेदर यानी चरम मौसम के कारण हेल्थ संबंधी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रिस्क है, महत्वपूर्ण जोखिम है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य और शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बीमारियों का प्रसार, वाटर बोर्न इलनेस यानी जल जनित बीमारियां, खाद्य असुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ रही हैं। एक्सट्रीम वेदर यानी चरम मौसम के कारण स्कूल बंद होने से वर्ष 2022 से 400 मिलियन छात्र प्रभावित हुए हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे कि दिल्ली में एयर पोल्यूशन इतना बढ़ गया है, स्मोग इतना बढ़ चुका है, एयर क्वालिटी इतनी खराब हो चुकी है जो कि लगभग 500 को क्रॉस कर रही है कहीं कहीं। तो उसके कारण से दिल्ली में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। पहले छोटे बच्चों का स्कूल बंद किया गया था, फिर बाद में 10वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों का स्कूल बंद कर दिया गया है। तो उसमें सबसे अधिक बच्चे प्रभावित होते हैं। ये इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपसे ऐसे पेपर में भी पूछा जा सकता है, मेंस में पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको अच्छे से कवर कीजिएगा। अब बात करते हैं इसका क्षेत्रीय बदलाव क्या होगा। वर्ष 2050 तक वैश्विक बाल जनसंख्या 2.3 अरब तक स्थिर हो जाएगी, जिसमें दक्षिण एशिया, पूर्वी और दक्षिण अफ्रीका और पश्चिमी और मध्य अफ्रीका में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। साथियों, इस न्यूज को बहुत अच्छे से कवर कीजिएगा। आज के HOD अंक को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट आइस हिंदी के साथ। धन्यवाद।